अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। तो सब इसमें हम बेसिकली शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। फिर आगे हम चलते जाएंगे डेली लाइफ की जानिब और इसकी कुछ प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस की जानिब, कुछ क्वेश्चंस की जानिब। ठीक है। तो कभी आपने ये सोचा है कि गूगल मैप्स शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालता है, या एआई और मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं वो डेटा को किस तरह से समझते हैं? तो इन सब के पीछे ना लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी कुछ अगर मैं आपको डेली लाइफ के यूजेस बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही गूगल मैप्स। तो जब आप डेस्टिनेशन एंटर करते हैं ना गूगल मैप्स में, तो शॉर्टेस्ट रूट निकालने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ होते हैं उसमें लीनियर अलजेब्रा का ही रोल यूज़ होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लीनियर अलजेब्रा का उसमें। हम यूट्यूब यूज़ करते हैं या नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, तो आपके लिए जो वहाँ पर वीडियोस या मूवीज सजेस्ट होती है ना, उनकी रिकमेंडेशन सिस्टम में मैट्रिसेस और वेक्टर्स यूज़ होते हैं, और वो एक लीनियर अलजेब्रा का पार्ट्स हैं। एआई और मशीन लर्निंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि फेस रिकग्निशन, चैट जीपीटी, ट्रांसलेशन एप्स और इमेज रिकग्नाइजेशन, सब लीनियर अलजेब्रा पर ही डिपेंड करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेमिंग्स में भी यूज़ होता है। 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स को हम रोटेट करने के लिए, ये सब ना हमारे पास लीनियर अलजेब्रा के जरिए ही सॉल्व होते हैं, और उसी के जरिए हम यूज़ करके ही ये सब चीज़ें फाइंड करते हैं, और इसमें बहुत बड़ा यूज़ होता है इसका। मोबाइल कैमरा में किसी कैसे यूज़ होता है ये? तो इमेज की स्टेबलाइजेशन में, या तो पोर्ट्रेट मोड और फोटो फिल्टर्स के एल्गोरिदम्स जो लगे हुए होते हैं ना, उसमें लीनियर अलजेब्रा का ही यूज़ होता है। और भी अगर मैं इस तरह बता दें लगूँ तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इंजीनियरिंग में, रोबोटिक्स में, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में, मेडिकल इमेजिंग में, तो बहुत हर जगह ही भरे पड़े हैं। ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर लीनियर अलजेब्रा पढ़ के फ़ायदा क्या होता है? तो इसका जवाब यही है कि आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, जो मैंने अभी बताई बहुत सारी आपको बातें। ठीक है। या फोटोज लेते हैं, या गेम्स खेलते हैं, या एआई टूल्स यूज़ करते हैं, या इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप रोजाना लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशन से यूज़ कर रहे हैं उसमें। ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम ना इसमें सिस्टम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे अपनी कोर्स आउटलाइन की जानिब। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक सिस्टम है, और मैंने आपसे पूछा कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है और कब कंसिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट के बारे में बताते हैं। कंसिस्टेंट। तो सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट जब होगा जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस होंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एग्जाम्स में अक्सर टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस देते हैं कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है ही नहीं, या फॉर एग्जांपल उसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम दे देते हैं या कंसिस्टेंट सिस्टम दे देते हैं। तो वो क्वेश्चन बिना सॉल्व हुए हुए ही आपको उसका आंसर पता होता है। ठीक है, आपको एक बात पहले से ही पता है कि आपके पास जो सिस्टम लिखा हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसका इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करते, उसका नो सॉल्यूशन है। अब आपको ऊपर लिख के दे दिया बताओ सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख दो कि भाई हाँ ये इनकंसिस्टेंट है, और क्योंकि इसका नो सॉल्यूशन आ रहा है मुझे पता है। आपको 100% पता है। अब ये बात कैसे पता चलेगी आपको कि भाई उसका नो सॉल्यूशन है? तो ये बातें भी आपको भी बताते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, हम रैंक के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। तो वो जब हम रैंक पढ़ेंगे ना, वो बातें बातें मैं आपको जब बताऊंगा, या जब हम एग्जांपल्स करेंगे मैं आपको जब वो बातें बताऊंगा। और अगर उसका नो सॉल्यूशन हो तो वो आपके पास कहलाएगा ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ये क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन अलजेब्रिकली, एनी स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली बाय एन इक्वेशन। ये इक्वेशन होती है, सबको पता है ये बातें। ठीक है, आपको ऐसा तो नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर का या मैट्रिक का बच्चा आके मेरी ये वीडियो दिख रहा है लीनियर अलजेब्रा की, जो उसको ये बातें समझ ना आ रही हो। तो जनरल फॉर्म इसकी होती है लीनियर इक्वेशन की, यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है। फिर A1 A2 और सो ऑन, ये AN तक चल रहा है, एंड B आर रियल कांस्टेंट। ठीक है। एंड द वेरिएबल्स इन अ लीनियर इक्वेशन आर समटाइम कॉल्ड अननोन, हम उसको अननोन्स भी कैसे कह सकते हैं। ये है मेरे पास लीनियर सिस्टम। एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ईदर नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या जाता है? नो सॉल्यूशन आपको याद होगा जब आप ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते थे, तो ग्राफिकल मेथड में हमेशा आपके पास
उस टाइम पे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते थे कि ये लाइन कहीं ना कहीं क्रॉस हो रही होती थी इस तरह से, और इंटरसेक्ट होती थी, तो ये जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था ना, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाया करता था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। तो उसका मतलब जो उसके आप उसमें आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते थे वो आपको सोल्यूशन होता था। ठीक है, वो हमारा आ जाता है यूनिक सोल्यूशन में, वन सोल्यूशन में। आपको याद होगा ये। लेकिन नो सोल्यूशन कब होता है? जब आपकी ये दोनों के दोनों लाइंस मिली नहीं, ये एक दूसरे के आपस में पैरेलल हो। किस तरह से? एक लाइन ऐसे बन रही है तो दूसरी लाइन उसी के सामने इस तरह से बन रही है, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये है नो सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन में अभी आपको उसकी हिंट दे चुका हूँ ऑलरेडी, कि हमारी जो लाइंस बनेगी, जो भी सिस्टम होगा हमारे पास, उस इक्वेशन को आप उसका ग्राफ बनाओगे। आपको ग्राफिकल मेथड आता है, ग्राफिकल मेथड से आप उसका ग्राफ बनाओगे और आपके पास ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो जिस पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट होगी वो आपके पास होगा सॉल्यूशन उसका। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू थी एक्स एक्स इसकी 3 और वाई एक्स इसकी थी 2, तो 3,2 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है? आपके पास एक लाइन के ऊपर ही और एक और लाइन बन बन गई। ठीक है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये क्रॉस हो गया तो बस एक ही पॉइंट बन गया, ऐसा नहीं। सॉल्यूशन ये आपको यहाँ पे भी दे रहा है, ये आपको यहाँ पे भी दे रहा है, आपको यहाँ पे भी दे रहा है। इनफाइनाइटली मनी टाइम्स सॉल्यूशन आपके पास आई पे आई जा रहा है हर जगह पे। मतलब जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई होगी ना, जो भी इक्वेशन लिखी होगी, वो हर पॉइंट आप इस पॉइंट के कोई से भी उसके उठाकर पुट कर दो अगर इक्वेशन में, तो सब के सबको वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब आप ऐसे कह सकते हो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। और मोस्टली ये आपके पास बनता है डिपेंडेंट इक्वेशंस में। वो भी मैं आपको बताता हूँ भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इक्वेशंस के बारे में अभी। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन के ग्राफ्स। ठीक है, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें पढ़ना पड़ेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। या चलो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से पहले हम कर लेते हैं इनफिनिटी ये इंडिपेंडेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने बोलता है आपको अभी बताऊंगा। तो इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस की खास बात ये है कि ये इक्वेशन ना एक दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल नहीं होती। ठीक है। जैसे मल्टीपल किस तरह से? आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही सेम इक्वेशन लिखी हुई होती है और लिखा होता है 2x प्लस 2y प्लस और ये हो जाता है इक्वल टू 6, ऐसे लिखी होती। मतलब ये देखो, ये और ये बिल्कुल सेम है। बस फर्क क्या किया? फर्क क्या है इसमें? मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड का मल्टीपल हो गई। ठीक है। या मैंने शायद उल्टा बोल दिया, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीपल हो गया। ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं होती। और आपको ये बात बतानी चाहिए कि हमें डिपेंडेंट इक्वेशन मतलब सॉरी इंडिपेंडेंट इक्वेशन से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन पे। तो डिपेंडेंट इक्वेशन का क्या होता है? डिपेंडेंट इक्वेशन में डिपेंडेंट इक्वेशन डिपेंडेंट इक्वेशन में क्या होगा? आपके पास इक्वेशन वन इक्वेशन टू पर डिपेंड कर रही होगी, तो वो आपके पास कहलाती है डिपेंडेंट इक्वेशन। किस तरह से? तो अभी दिखाते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास लिखी हुई कुछ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और ये मल्टीपल है इसका। है ना? कैसे? मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके बनी है बिल्कुल सेम, बस 2 से मल्टीप्लाई करके बनी है। तो ये इक्वेशन डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आप इसको एक सेम सेम लाइन पे ग्राफ में बनाओगे तो आपके पास हमेशा इससे आपको मिलेंगे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किस तरह से मिलेंगे आपको। ये रहा। ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इस तरह से मिलेंगे आपको। अच्छा, अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो आपके पास एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और वो एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, और मैंने बोला ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालो, या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं भी नहीं करते। आप क्या करोगे? आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओगे, उससे ग्राफ बना लोगे, जो भी करोगे आप करोगे। भाई आपको तो देख के बता देना चाहिए था कि ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। इंडिपेंडेंट इक्वेशन का हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हमारे पास डिपेंडेंट इक्वेशन के होंगे। ठीक है।
तो इस तरह से ही टीचर्स आपको कंफ्यूज करते हैं, ये चीज़ें दे दे के। आपको पता होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, और इसमें कितने सॉल्यूशंस आते हैं, उसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इक्वेशंस के बारे में बताया, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोबारा से तरह आपको एक रिवाइंड करवा देता हूँ। जैसे कि इंडिपेंडेंट में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हमें। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास इक्वेशन इंडिपेंडेंट लिखी हुई है तो आप समझ जाना हमेशा आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका नो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, या इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपके पास एक डिपेंडेंट इक्वेशन लिखी हुई है। डिपेंडेंट इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो जब आपके पास एक डिपेंडेंट इक्वेशन आपके पास बनी हुई आई है, तो आप पहले ही समझ जाओ कि उसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कंफर्म। तो फिर आप अपने माइंड से निकाल दो कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं, उसका इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? वही वर्ड है जो मैंने अभी ऊपर यूज़ किया था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में हमारे पास सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखी होती है, देखो, इसको आप देख के ये मत समझना कि ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। इसको देख के ये मत समझना, ये कुछ इस तरह से लिखी हुई आती है इक्वेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। देखो बिल्कुल सेम टू सेम लिखी हुई है। पर क्या है, एक बात आपको कह रहा है कि एक्स प्लस एक्स और वाई को प्लस करो तो वो 2 बनेगा, फिर वही सेम बात कर रहा है कि एक्स को वाई के साथ प्लस करो तो 5 बनेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आता है नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको तीनों के तीनों बता दिए। इंडिपेंडेंट में आपके पास बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, और जब आप डिपेंडेंट इक्वेशन पे आओगे तो आपके पास बनेगा इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब आप इनकंसिस्टेंट सिस्टम पे आओगे तो आपके पास उसके आएंगे नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, एक सवाल सोचते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि क्या हम हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अक्सर सवाल आता है, ठीक है। और अगर होता भी है तो क्या सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको बता दिया 3 सॉल्यूशन कुछ इस तरह के होते हैं। तो हमें पता है कि उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, हमें ये बात भी पता लग गई। तो इन सवालों का जो जवाब है ना, वो समझने के लिए हमें होमोजीनस और नॉन होमोजीनस सिस्टम को समझना पड़ेगा, ज़रूरी ज़रूरी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिर मैं आपको बताता हूँ होमोजीनस सिस्टम। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास, जैसे होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है वो किस तरह से लिखी हुई होती है, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ईजी है, उसका कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से, मतलब कि आपके पास इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ होगा 0। अगर 0 है तो आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है। और अगर इसकी मैं मैट्रिक्स फॉर्म की बात करूं तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी, वो सॉरी, ए एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो जिस सिस्टम में राइट हैंड साइड पर सब वैल्यू 0 हो तो उसे हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने अभी बताई है। और इसकी एक खास बात ये है कि यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो अक्सर आपने एग्जाम्स में सुना होगा ना कि इसको सॉल्व करो अगर उसका टेबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो टीचर कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी दे सकते हैं कि भाई आपको एक नॉन वो दे दिया, नॉन होमोजीनियस सिस्टम दे दिया, और कहा कि उसका टेबल सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आपको फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं। आप ऐसे ही देख के उसको बोल सकते हो कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम का टेबल सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। अब टेबल सॉल्यूशन क्या होता है? टेबल सॉल्यूशन ये होता है जैसे कि मेरे पास अननोन्स हैं एक्स, वाई और जेड। तो एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0, तीनों 0। अगर तीनों 0 तो टेबल सॉल्यूशन। और अगर तीनों में से एक भी नॉन जीरो हो जाए तो वो होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तीनों भी हो सकते हैं नॉन जीरो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक आपके पास नॉन जीरो भी हो गया ना तो आपके पास वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की 0 हो गई और जेड की भी 0 हो गई, तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। एक्स की 1 हो गई, वाई की 5 हो गई और जेड की 10 हो गई, तो ये भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास एक होमोजेनियस सिस्टम लिखा हुआ है तो उसका कि उसके कितने सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, पता होना चाहिए ना। मैंने आपको 3 सॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो सबसे पहले आता है कि क्या इसका नो सॉल्यूशन हो सकता है, तो हाँ या ना। तो इसका नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? इसका एक सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एक्स भी 0 तो वाई भी 0, तो ये दोनों 0 प्लस 0 और 0, ये तो सॉल्यूशन हमेशा इसका एग्जिस्ट करेगा। मतलब होमोजीनियस सिस्टम का टेबल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सही है, तो टेबल सॉल्यूशन हमेशा उसका एग्जिस्ट करता है। अब आगे चलते हैं।
तो नो सॉल्यूशन तो इसका नहीं होता, तो इसमें इस तरह से मैं लाइन भी लगा देता हूँ। हाँ, इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है इसका। और इसका यूनिक सॉल्यूशन भी मिल सकता है, और आपको इसका इनफाइनाइट, ये तो हमेशा आप, हाँ ये भी मिल सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ये भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन इसका कभी भी नो सॉल्यूशंस नहीं आ सकता आपका। समझ गए? यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपको सिर्फ एक ये वाला सॉल्यूशन मिल गया कि एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, ये पहला वाला है, तो आपको टेबल सॉल्यूशन मिल गया। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्स टू हो गया, वाई थ्री हो गया, और जेड कुछ और हो गया, उस पर भी जीरो आ रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे खासे भी मिल सकते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी। अब आते हैं हम नॉन होमोजेनस सिस्टम के ऊपर। तो जिसकी मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी इस तरह से होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, होमोजेनिटी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी है। इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जीरो जीरो लिखा हुआ था, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं थ्री लिख दूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं फाइव लिख दूँ, तो ये बन गई नॉन होमोजेनस बन गई, ठीक है। तो आपको इसमें ये बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, वो तो सब आपको पता लग गया होगा कि जैसे होमोजीनस में मैंने बताया, वही सेम नॉन होमोजीनस में आएंगी चीज़ें। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि होमोजीनस का नो सॉल्यूशन होता है या नहीं होता, ठीक है भाई, आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि नॉन होमोजीनस सिस्टम में आपके पास नो सॉल्यूशन एटलीस्ट आ जाए, हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल था ही नहीं, यहाँ पे नामुमकिन सी बात है कि नो सॉल्यूशन आ जाए। मैंने आपको बताया था कैसे, एक सॉल्यूशन तो जीरो, और जीरो जब आप पुट करोगे तो ये तो टेबल सॉल्यूशन तो इसका 100% एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, इसका यूनिक सोल्यूशन भी आ सकता है। यहाँ पे इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है। अच्छा, इसमें क्या टेबल सोल्यूशन आ सकता है नॉन होमोजेनियस में? टेबल सोल्यूशन, टेबल सोल्यूशन क्या होता है? एक्स जीरो, वाई जीरो, और जेड भी जीरो। मतलब कि मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, और मैंने उसमें एक्स की भी वैल्यू जीरो लगा दी, वाई की वैल्यू जीरो लगा दी, और जेड की भी जीरो लगा दी। तो राइट हैंड साइड का आंसर, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, या जो भी लिखा हुआ है, जीरो माइनस जीरो, कुछ भी लिखा हुआ है, तो उन सब का आंसर बनेगा जीरो। तो राइट हैंड साइड के बराबर होगा? राइट हैंड साइड पे तो बराबर नहीं हो सकता ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ ही नहीं होगा। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर मेरे पास है इक्वल टू बी, मतलब कोई से भी नंबर्स होंगे, इस तरह से जीरो नहीं हो सकता, कोई से भी कांस्टेंट नंबर्स होंगे, ठीक है, एटलीस्ट एक इक्वेशन में। तो जैसे ये सिस्टम है ना पूरा का पूरा, टू इक्वेशन का, तो जैसे कि यहाँ पे टू आ जाए तो ठीक है, बस ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम हो जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई तो नहीं करेगा ना, जैसे मैंने यहाँ जीरो लगा दिया, यहाँ जीरो लगा दिया, तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है? जीरो होता है, ये तो टू लिखा हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन होमोजेनियस में नो सॉल्यूशन भी होता है, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता इसका, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी आप कैंसिल कर दो। और हाँ, इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ सकता है। नॉन ट्रिवियल क्या होता है? एटलीस्ट वन इज जीरो, ठीक है, एटलीस्ट वन इज नॉट जीरो, ये होता है। तो नॉन ट्रिवियल तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा, ठीक है। नॉन ट्रिवियल क्या? या एक्स की वैल्यू वन, और वाई की आप कुछ भी ले लो, जेड की कुछ भी ले लो, जीरो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो ये सब मैंने अभी आपको ऊपर करके बता दिया है, तो आप समझ गए हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा नॉन होमोजेनस और होमोजेनस का जो भी मैंने सारा आपको इंट्रोडक्शन दिया, वो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब इसके बाद आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी आपको बतानी चाहिए। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को आप आपस में जोड़कर बना दो, और वो एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाए, तो उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे? सपोज करो जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, कुछ इस तरह से, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सॉरी, एक सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। C2z इज इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। इसका मैट्रिक्स फॉर्म आपको बनाना सबको आती होगी। हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा हुआ है, ग्रामर रूल पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, आपको मैट्रिक्स बनाना आती है। ए की मैट्रिक कैसे बनेगी, बी की मैट्रिक कैसे बनेगी, एक्स की मैट्रिक कैसे बनेगी, सब आती है, ठीक है। आपने गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन भी पढ़ा होगा, लेकिन वो हमारे कोर्स में है, तो हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे। तो
एक मैट्रिक्स ये थी पूरी, अगर मैं बनाना चाहूँ तो A1 B1 C1 A2B2 C2 A3B3 C3, ये वाली मैट्रिक्स बनेंगे। दूसरी मैट्रिक्स ये बनती है बी की, ठीक है, D1 D2 D3। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में अगर मैं जोड़ के कुछ इस तरह से लिख दूं, आपने पहले लिखा हुआ होगा, आपको पता होगी ये बात, तो इसको हम कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बस यही होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। D1 D2 D3। अच्छा, ये लाइन बनाना ज़रूरी नहीं है, सबके अपने अपना तरीका होता है, ये लाइन बनाना ज़रूरी नहीं है, इस लाइन को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, समझ गए। तो यहाँ तक आपका जो भी बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बताया। अच्छा, जैसे कि ये फीवर सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये सब पहचानने के ना हमारे पास कुछ और तरीके भी होते हैं, रैंक से हम पहचान जाते हैं, किसी में किसी और मेथड से पहचान जाते हैं। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा जब हम उस टॉपिक्स पे आएंगे, जैसे रैंक भी पढ़ेंगे हम, डिटरमिनेंट भी पढ़ेंगे हम, अभी आगे पढ़ते जाएंगे। तो जब हम उस पर आएंगे ना, तो जब हम समझेंगे। अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन।